आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी। आज बात करते हैं अपने हम 4 यूनिट के 4.2 की। 4.2 क्या है, इसमें क्या क्या बात कर रखी है, किस चीज़ के बारे में क्या मांगा है। फर्स्टली हम उसके बारे में बात करते हैं कि हमारी 4.2 है क्या। ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। हमने क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है ये पहले पढ़ रखा है। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है देन वो पहले वाली वीडियोज़ में जाए और उससे चेक कर ले। ऑर्गेनाइजिंग के जो हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम शीघ्र हस्तक्षेप की क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या उपागम उन्हें किस तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप उपागम, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। निष्कर्षों के आधार पर पता चलता है कि जो भी इनके शोध हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, उनके हिसाब से पता चलता है कि क्रॉस डिसेबिलिटी विकलांग बच्चे विकास में देरी और दिव्यांगों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से अक्षमता के स्तर को कम किया जा सकता है। क्या शीघ्र हस्तक्षेप करके जो क्रॉस डिसेबिलिटी हो, विकलांगता हो, विकलांग वाले बच्चे हो, विकास में जिन बच्चों की देरी हो रही है या फिर अन्य कोई दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे जो होते हैं उनके लिए अगर हम प्रारंभिक हस्तक्षेप या शीघ्र हस्तक्षेप क्या हो सकता है, जो उनकी स्थिरता है, जो उनकी अक्षमता है, जो उनकी गंभीरता का स्तर है उसको कम किया जा सकता है। उनकी जो भी समस्या है उसकी जल्दी पहचान करके उसका जल्दी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। आगे देखें क्या बात कर रखी है, समय पर हस्तक्षेप। वेट अ मोमेंट। समय पर हस्तक्षेप यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। तो 0 से 6 वर्ष महत्वपूर्ण चरण है। इसी समय बालक के मस्तिष्क का विकास होता है। हमने बात करी कि जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है वो 0 से 6 वर्ष में सबसे ज़्यादा तीव्र गति के साथ होता है। जो बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो इसी टाइम पीरियड में होता है। कौन सा? 0 से 6 ईयर्स। तथा पूर्ण विकास एवं सीखने में मदद मिलती है। समय से हस्तक्षेप करने से किसी भी बालक को सही मार्गदर्शन, उपलब्धि एवं जीवन गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे हमें मालूम चला कि बच्चे का जो दिमाग का विकास है, जो उसके मस्तिष्क का विकास है, वो कौन सी एज में होता है? 6 ईयर में होता है बच्चे के मस्तिष्क का विकास। तो जितनी जल्दी हम लोग देखेंगे कि भाई बच्चे के अंदर कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ता है। जब वो एक जनरल डेवलपमेंट, जो एक सामान्य जनरल डेवलपमेंट जिस प्रकार से होता है, अगर हमें उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है, अगर हमें हमारे बच्चे के अंदर या आसपास हमें कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलती है, तो पहले हमें जनरल चीज़ों के बारे में अवेयर होना होगा। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसके अंदर क्या समस्या देखने को मिल रही है। हम यहाँ बात करें, किसी भी बालक को सही मार्गदर्शन, उपलब्धि एवं जीवन गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है। आगे बात करें, सेवाकर्ता की भूमिका। थर्ड पॉइंट है, दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने, द्वितीय क्षमताओं को कम करने के लिए सेवाकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए जो युवा पीढ़ी है उसकी पहल के द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कोई भी बालक स्वयं को आत्मनिर्भर बना सके एवं रोजगार प्राप्त कर सके। हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, जो उनकी सोच है वो बहुत बैकवर्ड टाइप की सोच हमेशा से रही है। तो जब तक हम लोग, जो युवा पीढ़ी है, जब तक वो लोग के सारी समस्याओं के बारे में उन्हें क्या होगा, अवेयर होना पड़ेगा। जब वो लोग अवेयर होंगे तो वो क्या है, अपने आसपास के लोगों को इस तरह से हम अवेयर करते जाएंगे, और हमें किसी भी प्रकार की समस्या देखने को अगर मिलती है तो हम उसका शीघ्र पहचान करके उसका शीघ्र हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे तो बच्चे के अंदर जो भी कमी है, जो कि उसकी क्षमता की कमी है, या उसके अंदर जो भी गंभीरता है, क्या है, उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे। जब उसे हम कम करने का प्रयास करेंगे तो बच्चे को क्या कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जब बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा तो उसे सभी प्रकार का रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। थर्ड बात करें, क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप। इसमें क्या बात कर रखी है, अनुशासनहीनता, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। पुनर्वास संबंधी देखभाल के लिए निरंतर बहुसंवेदी उत्तेजक की आवश्यकता होती है। निरंतर और बार बार हस्तक्षेप के माध्यम से बालक के गामक कौशल,
जो उसका मोटर स्किल एक्टिविटीज़ होती हैं, शारीरिक कौशल जो उसकी फिजिकल स्किल्स होते हैं, भाषा एवं संप्रेषण जो उसके लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल्स होते हैं, तो उसके स्वयं सहायक कौशल हमारे एडीएल स्किल होते हैं। क्या होता है, उन गति को मजबूत बनाया जा सकता है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से। हम अपने दृष्टिकोण में क्या अनुशासन लाना पड़ेगा। जब अनुशासन के 7 चीज़ें होंगी तो निरंतर होंगी, लगातार होंगी और उनका बार बार होगा, हम बच्चों को बार बार हस्तक्षेप देते रहेंगे। तो जब बच्चे को एक चीज़ बच्चे के साथ निरंतर हो रही है तो उससे बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसके हिसाब से बच्चे के अंदर जो उसके मोटर स्किल्स होते हैं, जो उसके शारीरिक स्किल्स, जो फिजिकल स्किल्स होते हैं, जो उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, देन उसके स्वयं सहायक कौशल मतलब एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधि करने में बच्चा खुद से सक्षम होगा और उसकी जो भी आने वाली चीज़ें होंगी उसे मजबूत बना सकते हैं बच्चों को अपने रोज़मर्रा के कार्य में। आगे बात करें अभिभावक एवं परिवार। अभिभावक जो हमारे गार्जियंस होते हैं, देन हम परिवार हमारी फैमिली। इससे प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए माता पिता एवं परिवार की अहम भूमिका होती है। कोई भी अगर हम कार्यक्रम में प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट में उसमें जो हमारा मेन मोटिव होता है उसमें हमारे बच्चे की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम बच्चे के साथ कुछ भी काम करें तो उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखता है। तो फर्स्टली जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चरण होता है, स्टेप होता है, वो फैमिली को उस प्रोग्राम में शामिल करना होता है। तो यहाँ वही बात करी जा रखी है कि इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप में माता पिता एवं परिवार की अहम भूमिका है। अभिभावक उचित एवं अहम दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे वह अपने बच्चे को नियमित एवं उचित सेवाएं प्रदान करके उन्हें मजबूत बना सके। एक ट्रेनिंग हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, तो एक प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं वो कहीं भी इंस्टीट्यूट में चल रहा है, बच्चे के स्कूल में चल रहा है, हॉस्पिटल में चल रहा है, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक सिर्फ हम लोग उसे चला सकते हैं। बट अगर किसी प्रोग्राम में हम लोग उसके बच्चों के पेरेंट्स, उसकी फैमिली को हम लोग क्या कर सके, इन्वॉल्व कर लेंगे, तो वो आफ्टर हमारे जो टाइम पीरियड लिमिटेशन होती है उसके बाद भी हम उस काम को क्या है पेरेंट्स के द्वारा करा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स को क्या होता है अवेयर नहीं होते हैं, कुछ लोग समझना नहीं चाहते चीज़ें, और कुछ जो जानने के इच्छुक होते हैं उन्हें किस तरह से नॉलेज, किस तरह से अवेयर किया जाए वो चीज़ों क्या होती है। तो अभिभावक को क्या है एक सही राह दिखाना किसका काम है, हम लोगों का काम है। तो उन्हें ठीक प्रकार से दिशा निर्देश देने चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि बच्चे को भाई कि ये समस्या है, बच्चे के साथ अब हम ये वाला प्रोग्राम चला रहे हैं, बच्चे के साथ ये चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम पहले पेरेंट्स को उसके बारे में अवेयर करेंगे, पेरेंट्स को ट्रेनिंग करेंगे, पेरेंट्स को सही मार्गदर्शन देंगे। जब पेरेंट्स सही मार्गदर्शन पे होगा तो खुद से बच्चे के क्या होगा, वो खुद से बच्चे को जो उसके लिए पॉसिबल है, जो बच्चे के लिए अच्छी हैं, वो सेवाएं बच्चों को प्रदान करने का ट्राई करेगा। जब बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तो बच्चा खुद ही क्या होगा, मजबूत बनेगा, सक्षम बनेगा खुद में। आगे बात करें समन्वित दृष्टिकोण। समन्वित दृष्टिकोण में क्या है, दिव्यांगता के प्रभाव एवं गंभीरता को कम करने के लिए आरंभिक और नियमित सेवाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों एवं चिकित्सा के साथ साथ आरंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के साथ साथ समन्वयन भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा अगर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, ठीक है, तो उसके साथ हमने क्या किया, उसे आरंभिक केंद्र में, उसे स्वास्थ्य केंद्र में, उसको चिकित्सा के साथ हमने क्या किया, जो बच्चे को ज़रूरत है हमने वो हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान बच्चे को करवा दी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रखी है, इन सेवाओं के साथ साथ समन्वयन होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे उचित सेवाएं प्रदान कर सकें। बच्चे के साथ क्या है, इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अच्छी सेवाएं केंद्र के साथ केंद्रों में, स्वास्थ्य केंद्रों में जाके हम बच्चे की समस्या को दूर नहीं कर सकते। बच्चे के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें भी समझना पड़ेगा और बच्चे के साथ समन्वयन करके उस समस्या से जो बच्चा जूझ रहा है उसे हमें क्या करना है, बच्चों को उस चीज़ से हमें बाहर निकाल के लाना है। तभी जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बच्चे को प्रोवाइड करके वो बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ हम बात करें क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता के, जो हमारी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होते हैं उसकी ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे कुछ हमें हेडिंग्स वाइज दिखाई दे रहा है। तो मैं फर्स्ट हेडिंग की बात करूँ, मैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, विकलांगता का आकार। 2011 की जनगणना हुई थी। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। जो अभी से पहले जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। नेक्स्ट जो हमारी जनगणना होनी थी 2022 में होनी थी, बट वो जो कोविड आया था उसकी वजह से वो जनगणना नहीं हो पाई और लास्ट टाइम
2023 चल रहा है। तो लास्ट जनगणना अभी तक हमारी 2011 की हुई है। तो जब 2011 में हमारी जनगणना हुई थी तो उसमें क्या देखा गया था, उसमें देखा गया था 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो दिव्यांग बच्चों की संख्या, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से गिरती दो, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं, विजुअली इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है, या जो हमारे RPWD एक्ट के अंदर जितने भी डिसेबिलिटी हैं उन सभी डिसेबिलिटी से गिरती जो बच्चों की संख्या देखी गई थी उस टाइम देखी गई थी 2,42,000। ठीक है, यह आपको यहाँ पे रेशो दे रखा है। आगे बात करें कि विकलांगता के बढ़ने के क्या कारण हैं। तो विकलांगता के बढ़ने के यहाँ कुछ कारण दे रखे हैं, हम उन कारणों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट है जनसंख्या के बढ़ने के कारण। हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया है वो उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। उससे ज़्यादा जो जो हमारे इंडिया का पोर्शन है, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसकी जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जब जनसंख्या हमारी इंक्रीज़ होगी तो जो हमारी जो डिसेबिलिटी है तो उस वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी हमारी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बात कर रखी है RPWD एक्ट। हमने बात करी थी RPWD एक्ट 2016 में आया था और इसके अंदर 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है। पहले 1995 में जो भी हमारा एक्ट था उसके अंदर सिर्फ 60 डिसेबिलिटीज़ थी, तो अब 7 से बढ़ा के हमें 21 कर दी गई हैं। अगर 21 डिसेबिलिटीज़ को इस डिसेबिलिटी के सेक्टर में डाल दिया गया है तो क्या है कि पहले हमें लगता था कि 7 प्रकार के लोग हैं, उन वही डिसेबिलिटीज़ हमारी डिसेबिलिटी के सेक्टर में आती, अब हमारी इंक्रीज़ होकर 21 प्रकार की हुई हैं। तो उन 21 प्रकार को हम लोग जब हमारी जनगणना होगी तो उन सब में हम क्या करेंगे, उसे इंक्लूड करेंगे। तो इस कारण हमें कुछ बढ़ती हुई विकलांगता भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करूं पुनर्वास कर्मियों की कमी के कारण। जो भी हमें ऐसे कर्मी जो हमें आइडेंटिफाई कर सकें, अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे के अंदर भाई क्या समस्या चल रही है। तरह से हम पूरा हमारा ये जो टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशन पे है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे है। तो जितने जैसे जैसे हम बच्चे की जल्दी पहचान करेंगे उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को जल्दी ही कोई उसकी जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पुनर्वास की कमी है, पुनर्वास कर्मियों की कमी है, तो उसको जो बच्चे की जो समस्या है उसके पर जल्दी काम नहीं हो पाता। जब जल्दी काम नहीं हो पाता तो बच्चे की जो गंभीरता का स्तर है वो खुद बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि हमारी विकलांगताओं की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट बात करूं सामाजिक विकलांगता का अधिक उभर रही है। जो सामाजिक विकलांगताएं हैं वो क्या है, अधिक उभर रही है। सामाजिक विकलांगता से क्या है, स्वाधीनता है, अधिगम अक्षमता है, इस प्रकार की जो विकलांगताएं हैं वो अधिक बढ़ रही हैं और अधिक हमें देखने को मिलती हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा इस टॉपिक को हमने कवर किया, क्या क्या बात हमने इसमें कर ली है कि हमारी ऑर्गेनाइज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, सर्विसेज हमने देख ली कौन कौन सर्विसेज कहाँ पे दी जाती हैं, इसके क्या कारण है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो हमारा 4.2 जो है 4.2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट अपने पॉइंट के साथ 4.3 के। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।